मनीषा को मिला न्याय, 3 आरोपी गिरफ्तार और हुआ पर्दाफाश। हरियाणा के भिवानी से सामने आया यह केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। क्या सच में मनीषा के परिवार को इंसाफ मिला? आखिर कौन थे ये 3 आरोपी और क्या उनकी गिरफ्तारी से सच्चाई सामने आई? हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे गांव की 19 वर्षीय मनीषा अपने परिवार की आंखों का तारा थी। गरीबी के बावजूद उसके सपने विशाल थे। वह सिर्फ गांव के छोटे से प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती ही नहीं थी, बल्कि नर्सिंग ऑफिसर बनने का भी लक्ष्य रखती थी। उसकी दिनचर्या बेहद साधारण थी, सुबह बच्चों को पढ़ाने जाना और दोपहर तक घर लौट आना। परिवार को इस बात पर गर्व था कि मनीषा पढ़ाई और काम दोनों संभाल रही थी। लेकिन 11 अगस्त का दिन ऐसा साबित हुआ जिसने न केवल मनीषा के परिवार बल्कि पूरे गांव की जिंदगी हिला दी। वह दिन सुबह की तरह स्कूल में ड्यूटी निभाने के साथ शुरू हुआ और उसने अपने परिवार को बताया कि वह सिंघानी आइडियल नर्सिंग कॉलेज में BSc नर्सिंग के फॉर्म भरने जाएगी और फिर लौट आएगी। लेकिन दोपहर बीतने के बाद भी मनीषा घर वापस नहीं आई। परिवार में बेचैनी फैल गई। पिता ने बार बार उसका फोन लगाया। शाम 6:26 पर कॉल भी लगी, लेकिन केवल 10 सेकंड की घंटी बज सकी और फिर फोन बंद हो गया। पिता घबराकर नर्सिंग कॉलेज पहुंचे और गार्ड से पूछा कि उनकी बेटी वहां आई थी या नहीं। गार्ड ने कहा कि कोई मनीषा आई ही नहीं थी और CCTV देखने की मांग पर उसने बताया कि स्टाफ मौजूद नहीं है। बेबस पिता तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस आई, लेकिन केवल औपचारिक पूछताछ ही की और चली गई। रात को जब पिता थाने पहुंचे तो उन्हें और भी हैरान करने वाली बात सुनने को मिली। पुलिस ने सबसे पहले बेटी की उम्र पूछी। पिता ने कहा कि वह 19 साल की है। इस पर पुलिस ने कहा कि वह तो बालिग है, शायद कहीं घूमने चली गई है या खुद कहीं चली गई होगी। 24 घंटे इंतजार करें, वह लौट आएगी। ये सुनकर पिता का दिल बैठ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मनीषा ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। परिवार मजबूरी में घर लौट आया, दिल में चिंता और आंखों में बेचैनी लिए। रात भर मनीषा के परिवार की नींद उड़ी रही। गांव वाले भी उनके साथ उसे ढूंढते रहे, लेकिन हर प्रयास बेकार गया। अगले दिन खोजबीन जारी रही और पिता बार बार पुलिस के पास गुहार लगाते रहे, पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। जब गांव वालों की संख्या थाने में बढ़ी, तब पुलिस ने मजबूरी में FIR दर्ज की। लेकिन FIR दर्ज होने के बावजूद मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने सिंघानी आइडियल नर्सिंग कॉलेज का CCTV नहीं देखा, न ही मनीषा की आखिरी लोकेशन पता करने की कोशिश की। सब कुछ केवल कागजों तक ही सीमित रहा। परिवार निरंतर रोता रहा, गांव वाले चिंतित रहते और समय तेजी से निकलता गया। फिर 13 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे पुलिस ने फोन कर सूचना दी कि सिंघानी के पास एक खेत में एक लड़की का शव मिला है। पिता और परिवार जब वहां पहुंचे तो दृश्य इतना भयानक था कि सबकी रूह कांप गई। पहचान मुश्किल थी, लेकिन कपड़े और आभूषण देखकर उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह मनीषा ही थी। उस क्षण परिवार का सब्र जवाब दे गया। गांव वाले गुस्से से भर उठे और सबने कहा कि अगर पुलिस ने समय पर FIR दर्ज की होती और गंभीरता से जांच की होती तो मनीषा आज जिंदा होती। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक अपराधियों को पकड़कर सजा नहीं दी जाती, चिता नहीं जलाएंगे। जवाबदेही बढ़ने पर प्रशासन के उच्च अधिकारी मौके पर आए और आश्वासन दिया कि 24 घंटे में दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सिविल अस्पताल भेजा गया। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। कहा गया कि शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन किसी ठोस सबूत से यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई। परिवार ने इसे झूठा बताया और आरोप लगाया कि सच दबाने के लिए रिपोर्ट में बदलाव किया गया है। गांव में गुस्सा बढ़ता गया। महिलाएं और बच्चे सड़कों पर उतर आए। कैंडल मार्च और प्रदर्शन होने लगे। सोशल मीडिया पर मामला वायरल हो गया और हर कोई न्याय की मांग करने लगा। परिवार ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और दोबारा जांच की मांग की। सरकार ने दबाव में दूसरी पोस्टमार्टम का आदेश दिया, लेकिन दूसरी रिपोर्ट पहली से उलट थी। पहली रिपोर्ट में चोट के निशान थे और शरीर की ताजगी बताई गई थी, जबकि दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि चोट जानवरों की वजह से बनी और शरीर सड़ चुका था। दोनों रिपोर्ट्स में विरोधाभास ने मामला और पेचीदा बना दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन मिलकर किसी बड़े आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव-गांव में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। लोगों का मानना था कि यह साधारण अपराध नहीं था, इसमें वही लोग शामिल हो सकते हैं
जिनके पास मेडिकल जानकारी और नेटवर्क है। परिवार का कहना था कि मनीषा को पहले जबरन गायब किया गया और फिर शव उस खेत में फेंका गया ताकि सबूत मिट जाए, क्योंकि वह जगह लोगों की आम आवाजाही वाली थी। इसी बीच खबर आई कि पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि तीनों संदिग्ध एक दूसरे के दोस्त हैं और यही असली आरोपी माने जा रहे हैं। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सोहन लाल बडौली ने भी पुष्टि की कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके दस्तावेज व जानकारी मीडिया तक पहुंच चुकी है। जब यह खबर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची तो सूत्रों ने कहा कि उन्होंने साफ निर्देश दिया कि इन तीनों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। हालांकि यह आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई, लेकिन गांव वालों ने इसे राहत की खबर माना। लोग कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो यह इंसाफ की बड़ी जीत होगी। फिर भी सवाल वही था कि ये 3 दोस्त कौन हैं और उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे। परिवार का आरोप था कि पुलिस बार बार विरोधाभासी रिपोर्ट पेश कर रही है और असली दोषियों को बचा रही है। इसी बीच मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया। हर चैनल पर मनीषा केस की खबर चलने लगी। पत्रकार भिवानी और सिंघानी पहुंचे, परिवार से बातचीत की। कैमरे के सामने पिता और मां फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का सपनों भरा जीवन बेरहमी से खत्म कर दिया गया और अब ऊपर से सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकार और प्रशासन के दबाव में एसआईटी का गठन किया गया और कहा गया कि अब केस की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी ने भरोसा जताया कि वे पूरी ईमानदारी से जांच करेंगे, लेकिन परिवार को शक था कि यह सब केवल समय काटने के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। किसी ने कहा कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं, किसी ने दावा किया कि दिल्ली के बड़े डॉक्टरों का नेटवर्क इसमें शामिल है। कुछ ने कहा कि यह केस केवल हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे देश का मामला है। अफवाहें माहौल को और गर्माती रहीं। परिवार ने सीधे प्रधानमंत्री से अपील की कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। बाद में खबर आई कि पीएमओ ने इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। पुष्टि न होने के बावजूद गांव वालों ने इसे उम्मीद की किरण माना। पंचायत की बैठक में तय किया गया कि अगर जल्द दोषियों के नाम उजागर नहीं हुए तो वे दिल्ली कूच करेंगे और संसद के सामने धरना देंगे। पुलिस बार बार कहती रही कि जांच जारी है और सच सामने आएगा, लेकिन ग्रामीण पूछते रहे कि अगर आरोपी पकड़े गए हैं तो उनके नाम और तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई जा रही। इसी बीच पुलिस ने कहा कि शक के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन परिवार ने इसे केवल दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, असली दोषियों को बचाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसे पुलिस ने झूठा बताया, लेकिन परिवार ने दावा किया कि वही सच है। गांव की लड़कियां भी अब आवाज उठाने लगीं। उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं रहेगी। छात्राओं ने कक्षाएं छोड़कर धरनों में हिस्सा लेना शुरू किया। यह मामला हरियाणा से निकलकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों में प्रदर्शन हुए। लोग पोस्टर लेकर कहने लगे कि हमें मनीषा के लिए न्याय चाहिए। भिवानी की शिक्षिका मनीषा का मामला अब केवल एक साधारण आपराधिक केस नहीं रहा, ये धीरे धीरे एक जटिल गुत्थी में बदल गया जिसने पुलिस, जांच एजेंसियों, न्यायपालिका और पूरे समाज को उलझा दिया। जब एम्स दिल्ली में उसका तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ तब साफ हुआ कि उसकी मौत की सच्चाई पहले दिन दिखाई गई जितनी सरल नहीं थी। परिवार लगातार यह मानता रहा कि मनीषा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि यह एक सुनियोजित हत्या थी जिसे किसी तरह दबाने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्टों में पाए गए विरोधाभास, पुलिस की कथित लापरवाही और लगातार सामने आने वाले नए तथ्य पूरे मामले को और रहस्यमयी बना रहे थे। शुरुआती रिपोर्टों में शरीर पर ऐसे निशान पाए गए जो सामान्य आत्महत्या के पैटर्न से मेल नहीं खाते थे। मामले में और उलझन तब आई जब यह खुलासा हुआ कि अर्चना तिवारी, जिसका नाम इस मामले में जुड़ा हुआ था, गर्भवती पाई गई। यह जानकारी पूरी कहानी को एक नई दिशा में ले गई। सवाल उठने लगे कि क्या मनीषा की मौत और अर्चना तिवारी की प्रेगनेंसी के बीच कोई गहरा संबंध है। परिवार का आरोप था कि मनीषा ने अपने स्कूल और कार्यस्थल पर अनियमितताएं देखीं और अपने वरिष्ठों को इसके बारे में सूचित किया था। उनका मानना था कि इसी कारण उसे रास्ते से हटाया गया ताकि सच्चाई सामने न आ सके।
मीडिया में भी लगातार यही सवाल उठता रहा कि अगर मनीषा की मौत वास्तव में आत्महत्या थी तो उसके मोबाइल पर मिले आखिरी मैसेज, लिखे गए नोट्स और सहकर्मियों की गवाही आपस में क्यों मेल नहीं खाते। इसी बीच सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई ताकि निष्पक्ष और गहन जांच हो सके। सीबीआई की टीम जब भिवानी पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले स्थानीय पुलिस द्वारा तैयार की गई चार्जशीट और गवाहों के बयान खंगाले। जांच में सामने आया कि कई अहम गवाहों के बयान दर्ज ही नहीं किए गए थे और कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया गया या ठीक से सील नहीं किया गया। इसने परिवार की आशंकाओं को और मजबूत कर दिया कि कहीं न कहीं सच को छुपाया जा रहा है। सीबीआई ने अर्चना तिवारी को भी गहन पूछताछ के लिए बुलाया क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी इस केस में महत्वपूर्ण सबूत बन चुकी थी। पूछताछ के दौरान उसने कई बार विरोधाभासी बयान दिए, जिससे एजेंसी को शक हुआ कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर इस केस ने व्यापक आंदोलन खड़ा कर दिया। लोग लगातार मांग कर रहे थे कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और मनीषा को न्याय मिले। परिवार की शुरू से ही मान्यता रही थी कि मनीषा किसी बड़े षड्यंत्र की शिकार बनी है। उन्होंने बार बार कहा कि उनकी बेटी ने अपनी जान नहीं दी, बल्कि उसकी जान ली गई। सीबीआई की शुरुआती रिपोर्टों में भी संकेत मिले कि मौत का कारण उतना स्पष्ट नहीं था जितना पहले बताया गया। रिपोर्ट में मनीषा के शरीर पर दबाव और संघर्ष के निशान पाए गए, जो परिवार के आरोपों को और मजबूत करते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही था कि आखिर उसे रास्ते से हटाने के पीछे असली मकसद क्या था। क्या यह केवल व्यक्तिगत विवाद था या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट और षड्यंत्र था। अर्चना तिवारी की प्रेगनेंसी ने पूरे मामले को और जटिल बना दिया। अब यह पता लगाना जरूरी हो गया था कि उसका संबंध किन किन लोगों से था और क्या वह इस केस में सीधे तौर पर शामिल थी। जांच में यह भी सामने आया कि मनीषा और अर्चना एक दूसरे को जानती थीं और कई बार स्कूल से जुड़े कार्यक्रमों में एक ही मंच पर दिखी थीं। इस तथ्य ने जांचकर्ताओं को चौंका दिया और शक बढ़ा कि शायद यह मामला केवल स्कूल या व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं था, बल्कि किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा था। जांच के दौरान धीरे धीरे कई और नाम सामने आए, जिनके तार सीधे शिक्षा विभाग और स्थानीय राजनीति से जुड़े थे। कुछ अधिकारियों के नाम भी गुप्त रूप से उजागर हुए, जिन्होंने पहले भी मनीषा पर दबाव डालने की कोशिश की थी। लेकिन मनीषा का स्वभाव साफगो और दृढ़ था। वह गलत को गलत कहने से कभी पीछे नहीं हटती थी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। सीबीआई की टीम ने दिल्ली और हरियाणा दोनों जगहों पर छापे मारे, कॉल डिटेल्स और डिजिटल साक्ष्य इकट्ठे किए। जांच में यह सामने आया कि मौत से कुछ घंटे पहले मनीषा ने किसी अज्ञात नंबर से बात की थी, जो बाद में बंद कर दिया गया। यह नंबर अभी भी रहस्य बना हुआ है। एजेंसियों ने इसे ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी बीच मनीषा के दोस्तों और सहकर्मियों ने बताया कि वह पिछले कुछ हफ्तों से अत्यधिक तनाव में थी और कई बार कह चुकी थी कि उसे डर है कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। उसने यह बातें परिवार को पूरी तरह नहीं बताईं, क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। यह बयान यह स्पष्ट कर गया कि मनीषा किसी बड़ी साजिश की शिकार थी। अदालत ने मामले पर कड़ी निगरानी रखी और मीडिया लगातार इसे कवर कर रही थी। मनीषा का नाम अब भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाजों का प्रतीक बन चुका है। जांच में यह सामने आया कि अर्चना तिवारी की प्रेगनेंसी सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं थी, बल्कि इसमें प्रभावशाली लोग शामिल थे। परिवार कहता है कि जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती और दोषियों को सजा नहीं मिलती, वे चैन से नहीं बैठेंगे। हालांकि नीचे दी गई बातें अभी तक आधिकारिक पुष्टि के बिना हैं। कथित आदेश, पकड़े गए आरोपियों की पहचान, वायरल वीडियो, ऑडियो और पोस्टमार्टम निष्कर्ष, इन्हें केवल अनवेरिफाइड जानकारी माना जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें।